ठीक है, तो गाइस देखो क्या है कि अभी जो मेरा टारगेट है दैट इज टू कंप्लीट अलजेब्रा। ओके, अब अलजेब्रा में जैसे कि आता है आपका कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आता है, उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक। बेसिकली क्वाड्रेटिक एक्चुअली एक तरीके से आपका वो थ्योरी ऑफ इक्वेशंस वाले पार्ट के अंदर ही आ जाता है, राइट। अब अगर मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाऊं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाओ तो इट्स वेरी लिमिटेड, वेरी लिमिटेड अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, वेरी लिमिटेड अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है। बट थोड़ा जेई के अकॉर्डिंग जाएंगे तो हमको थोड़ा सा अच्छे लेवल पे इसको पढ़ना पड़ेगा। देन वी हैव प्रोग्रेशंस, आनंदराज टीपीपी के क्वेश्चंस कल जो ऑफलाइन डीएसएस होगा ना वहां पे, ठीक है, मैंने बताया हुआ था कि जो मेरी कल की क्लास थी उसमें जो जो क्वेश्चन होंगे बाकी सुनील सर ऑफलाइन डीएसएस में उसको खत्म करेंगे, ठीक है। ओके गाइस, बिकॉज इस तरीके से क्या होगा कि फिर आज की क्लास में निकल जाएगी। शुभम म्यूट कर लो प्लीज। ओ सॉरी, हाँ मैं रहूंगा सेंटर पे, वैसे मेरी सुबह 12th में क्लास है, बीच में थोड़ी टाइम के लिए नहीं रहूंगा। आनंदराज, मॉड्यूल के जो क्वेश्चंस है ना बचे हुए हैं टीपीपी वाले, वो टीपीपी के जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं मतलब वो कल के ऑफलाइन डीएसएस में डिस्कशन होंगे, ठीक है। कल के ऑफलाइन डीएसएस में उसका डिस्कशन होगा, वो ऑलरेडी मैंने इन्फॉर्म कर रखा था ना आप लोगों को, ठीक है। क्लियर है गाइस, बिकॉज इस तरीके से आज के दिन में जितना ट्रिगोनोमेट्री कर सकते हो करो, उसे खत्म करो, एंड बाकी वहां आप देखेंगे। एंड रही बात रोशन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इज मोर देन सफिशिएंट फॉर बोर्ड एग्जाम्स। इनफैक्ट अगर मैं एकदम ऑनेस्टली बोलूं तो 12th के बोर्ड एग्जाम्स में एग्जाम्पलर भी थोड़ा ऊपर चला जाता है, ये हाल है। बट यस, प्रैक्टिस के लिए डेफिनेटली आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जरूर एक बार कीजिएगा, ताकि आपको एक तरीके से एक दो अगर मुश्किल क्वेश्चंस आ गए तो आप वो सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। बट आप अभी 11th में बोर्ड एग्जाम 12th में, तो अभी आपका टारगेट होना चाहिए 11th के जितने हो सके अच्छे से आप टॉपिक सीखो। यू आर अ गुड स्टूडेंट, यू कैन डू गुड, ट्रस्ट मी, खुद पे थोड़ा भरोसा रखो। when you prepare for big exams then you will definitely get a good marks in this small board exams, okay। 2-2 महीने में लोग बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर लेते हैं यार, जेई की तैयारी 2 महीने में नहीं होती, ओके। चलो, तो आई वाज सेइंग कि कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया जो बेसिकली आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में मिलेगा। देन वी हैव प्रोग्रेशंस, प्रोग्रेशंस एंड सीरीज, उसके बाद बाइनोमियल आ गया, बाइनोमियल थ्योरम, एंड देन वी हैव परमुटेशंस, पीएमसी, ठीक है। अभी जो हम करेंगे फिलहाल उसमें कॉम्प्लेक्स, इसका पूरा 11th में कहीं यूज नहीं होता है, ठीक है, कहीं पे भी यूज नहीं होता है, एंड इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक। तो इवन कोटा वोटा में भी बड़े इंस्टीट्यूट इसको बाद में कराते हैं, आइडियली इसको क्वाड्रेटिक प्रोग्रेशंस, बाइनोमियल पीएमसी वगैरह के बाद करेंगे, ठीक है। इट्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर जेई। आपके एनसीईआरटी में अगेन बहुत लिमिटेड सा दिया है, अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो 2 से 3 क्लास में ही खत्म हो जाना है, ठीक है। तो दिस वी विल डू लेटर, ये मैंने डिसाइड किया है। तो फॉर द टाइमिंग हमारा जो टारगेट रहेगा अभी अपकमिंग डेज में, क्वाड्रेटिक, प्रोग्रेशंस, बाइनोमियल, बाइनोमियल थ्योरम है, थ्योरी नहीं है, एंड पीएनसी, ठीक है। पीएनसी से ज्यादा इंपॉर्टेंट बाइनोमियल है वैसे, राइट। तो आज की क्लास में हम शुरू करेंगे प्रोग्रेशंस। मीनवाइल आप सबके लिए कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल
कंप्लीट ट्रिगो बाय टुमारो। कोशिश करो कि कल के ऑफलाइन डीएसएस के बाद आपको कुछ बचे ना आपके एंड से, ठीक है। उसके अलावा पेंडिंग चैप्टर्स जो बचे हुए हैं उसको कवर करने का कोशिश कीजिए। पीएमसी का मतलब परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, दिस इज परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, ठीक है। तो टारगेट रखो ट्रिगो को खत्म करने का, फॉर्मूलाज वगैरह अभी बहुत लोग फंस रहे हैं, ठीक है। सो विल स्टार्ट विद प्रोग्रेशंस यार, नया टॉपिक, और मैंने कंपैरेटिवली इजी टॉपिक पिक किया है। इसका मान लो अराउंड 30% पार्ट तो आपको ऑलरेडी पता है। एमसीईआरटी में आई थिंक 5th चैप्टर है ये, ओके। अब इस पूरे चैप्टर में यू विल हैव क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एपी, जो आपको ऑलरेडी पता है कैसे करना है। फिर आते हैं जीपी। एपी इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो 10th में कर चुके हो। जीपी इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एंड किसी ने एनटीएसी वगैरह की तैयारी की होगी तो उसने जीपी डेफिनेटली पढ़ा होगा। देन वी हैव एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और लास्ट में कहते हैं हम स्पेशल सीरीज, जहां पे मान लो अलग अलग तरीके से नंबर वगैरह बढ़ रहे हैं और उधर हम लोग एडिशन कर रहे हैं, ठीक है। तो आज शुरू करेंगे एपी से। रिवांश एचपी हो सकता है आपके, आई थिंक एनसीईआरटी में शायद नहीं है, बट पढ़ना होगा, ठीक है। शायद एनसीईआरटी में नहीं है बट पढ़ना होगा। एपी एंड जीपी एनसीईआरटी में है फॉर श्योर, बट ओवरऑल मतलब स्टडी के लिए, जेई वगैरह के लिए आपको सारे पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। एचपी इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है, हिमाचल प्रदेश नहीं है। तो फटाफट बताओ यार, एपी वाला पार्ट में तो आप हेल्प कर सकते हो। व्हाट इज एपी? कोई भी अनम्यूट करके बताओ। देखते हैं कौन अनम्यूट करता है। कोई नहीं करेगा, नाम ही लेना पड़ेगा मतलब। निशांत, निशांत फ्रॉम बेगूसराय, बताइए एपी क्या होता है? फुल फॉर्म पता है यार, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। फुल फॉर्म पता है मेरे को। बुक में आप लोग ये सीक्वेंस, प्रोग्रेशन और सीरीज के बीच में डिफरेंस क्या होता है पढ़ लेना, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। So I'm directly coming to AP, okay? Anyone? Nishant? चल, a sequence where the एक तो ये कह सकते हो a sequence where the difference between any two consecutive terms is same, right? A sequence where the difference between any two consecutive terms is the same, right? अच्छा, अभी बहुत लोगों के अलग अलग डेफिनेशन आ रहे हैं। जैसे दिव्यांशु ने बोला है सीरीज ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन अ सीक्वेंस मैनर। सीरीज वर्ड हम लोग जानते हो, नॉर्मल लाइफ में हम लोग सीरीज एक
पैटर्न वगैरह को ही बताते हैं, बट लाइक इस चैप्टर में और मैथमेटिकली सीरीज का अगर डेफिनेशन कहे तो सीरीज इज एक्चुअली द एडिशन, एक सेट ऑफ नंबर्स होंगे, उनका एडिशन को हम सम को कहीं ना कहीं सीरीज कहते हैं। आनंद राज का कहना है प्रोग्रेशन हैविंग अ कॉमन डिफरेंस इन अ फर्स्ट टर्म। आनंद, दिस इज नॉट द डेफिनेशन, ये तो एपी के अंदर मतलब हम लोग कुछ डेरिवेशंस वगैरह करने में कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट टर्म वर्ड यूज करते हैं, बट सिद्धांत का कहना है सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन व्हिच ईच डिफर्स फ्रॉम द प्रीसीडिंग वन बाय अ कांस्टेंट क्वांटिटी। सो इट्स अ करेक्ट डेफिनेशन, एक ऐसा सीक्वेंस ऑफ नंबर्स जिसमें कोई भी नंबर अपने पिछले वाले नंबर से कांस्टेंट नंबर, एक कांस्टेंट क्वांटिटी से डिफर करता है, राइट? अंजन का कहना है इट्स अ सीरीज ऑफ नंबर्स विद सेम कॉमन डिफरेंस, सीरीज वर्ड यहां पे यूज नहीं करेंगे बस। रिवांश का कहना है सीक्वेंस whose terms increase by a fixed number from its preceding term, एकदम परफेक्ट। दीक्षा का कहना है एपी is a sequence whose terms increase or decrease by a fixed number, एकदम परफेक्ट, ठीक है। चलो तो अब छोटा मोटा एक क्विज कर ले क्या? अच्छा एक मिनट, उससे पहले ना मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कुछ सीरीज लिखता हूँ, फिर सीक्वेंसेस लिखता हूँ, बताना एपी कौन सा है। चलो चार आपको दिख रहे हैं ना, आप लिखो कि बताओ इनमें से कौन से एपी हैं, सबको चैट में बताओ इनमें से कौन से एपी हैं। एवरीवन हैव अ लुक एट द क्वेश्चंस और बताइए इसमें से कौन सा एपी है। सबका रिप्लाई आना चाहिए, अभी बस 17 रिप्लाई आए हैं। गुलमोहर म्यूट करके रखिए। तेईस लोगों का रिप्लाई आया अभी तक। चौबीस हो गए। दीक्षा हो सकता है आपका इंटरनेट थोड़ा सा वीक हो, ठीक है। मैं बता रहा हूं अभी तक किसका आंसर गलत है। हाँ, शिवम कुमार, ये एस लिखे हो जो डी लिख रहे थे तो एस गलती से टाइप हो गया, उसके ऊपर
डी है। शुभम एक गलत है उसमें, नीतीश गलत है, आनंद राज गलत है, दीक्षा गलत है, शिवांशु गलत है, आकाश कुमार गलत है, अल्ताफ दोनों गलत, अभिषेक कुमार पांडे गलत, आद्या गलत, साकिब गलत। बाकी जितने लोगों ने मैसेज किया अभी तक सबके सही हैं। अभिनव पहला वाला गलत है जो आपने लिखा है। चलो तो अब डिस्कशन करते हैं। तो लोगों को जो थोड़ा सा डाउट हो भी रहा है वो बी, सी और डी में हो रहा है। पहले वाले में किसी ने भी ऑप्शन ए को एपी नहीं लिखा हुआ है, लो अल्ताफ ने लिख दिया। तो देखिए इधर क्या है कि यहां तो डिफरेंस आया 1, एक से बढ़ा, यहां पे डिफरेंस आ गया 1.5। अब जैसे ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है तो आगे देखने का जरूरत ही नहीं पड़ता ना, आगे क्यों देखेंगे जब यहीं पे डिफरेंस सेम नहीं आया। ठीक है, फिर आते हैं अगले वाले पे। यहां देखिए अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा ये, -0.09, राइट। अब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए एक बार, अब आपको मिलेगा -0.009, राइट। तो जैसे ये वैल्यू अलग आ गई, अब देखो ये सब्ट्रैक्शन में अगर आप गड़बड़ कर रहे हो पॉइंट वगैरह में तो ये तो आपकी गलती है कि नहीं। या फिर आप दूसरा क्या कर सकते थे, पहला वाला 1/10 लिखा हुआ है, अगला वाला 1/100 लिखा हुआ है, उसका अगला वाला 1/1000 लिखा हुआ है, उसका अगला वाला 1/10000 लिखा हुआ है, ऐसे सोच सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू अलग आ गई तो दिस इज नॉट एन एपी। ओके, नेक्स्ट यहां पे देखो ये डिफरेंस कितना है 50, ये डिफरेंस कितना है 500। वैल्यू चेंज हो गया कि नहीं, आगे बढ़ेंगे ही नहीं। लास्ट वाला देखो, ये डिफरेंस है 0, राइट। गौतम म्यूट योरसेल्फ। ठीक है, ये डिफरेंस हो गया 0, यहां पे डिफरेंस है 0, यहां पे डिफरेंस है 0। ठीक है, डिफरेंस क्या आ रहा है, डेफिनेशन क्या लिखा हुआ था ऊपर, डेफिनेशन लिखा हुआ है एपी इज अ सीक्वेंस वेयर द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज सेम। किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस जो है वो सेम होता है। अब यहाँ पे कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म उठाइए, उनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, उनके बीच का डिफरेंस आ रहा है 0, यहाँ पे भी डिफरेंस है 0। तो सारे ही जगह पे 0 आ रहा है ना, सारे ही 0 आ रहे हैं, इसलिए ये क्या है, इसीलिए ये एपी है। ठीक है, इसीलिए ये एपी है। इज इट क्लियर। तो पूछ सकते हो। सो द आंसर इज ओनली डी, द आंसर इज ओनली डी, राइट। चलो छोटा मोटा एक क्विज करते हैं, मेरे को ये देखना है कि कितने लोगों को एपी के कॉन्सेप्ट्स याद है। तो सिंपल सा पोल करेंगे, ठीक है, कहूत पे नहीं चलेगा। पोल में फायदा आपके पास ये रहेगा कि आपको कहूत पर नहीं, सिर्फ पोल पे होगा। ठीक है, तो पोल पे फायदा ये रहेगा कि मुझे नाम नहीं पता चलेगा, मेरे को बस नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स देखने को मिलेंगे। और ये ना अभी मैंने कुछ दिन पहले 10th में जब एपी का क्लास लिया था ना, तो वहां पे मैंने करवाया था एक क्वेश्चन, तो समझ जाओ कि सेम चीजें वहां पे कुछ लोगों ने सही आंसर किया है। तो कोई भी अगर यहाँ गलत कर रहा है मतलब वो वहां उससे नीचे जा रहा है। ठीक है, तो
ये बड़ा आसान है। चलिए इसका आंसर चाहिए मेरे को, पोल लॉन्च कर रहा हूं। The first and the last term of an AP are equal, then the common difference of this AP is what? Option A 0, option B 1, option C -1 and option D infinite. कौन बनेगा करोड़पति? Hurry up guys, it's a very easy question. सिद्धांत ये सब डिस्कशन नहीं कर सकते आपके साथ। जनरली जो हेड होता है वही पढ़ेंगे, और कौन पढ़ेंगे? कुछ गलत लिखे हो क्या मेरे बारे में? सो अभी तक 59% लोगों ने सिर्फ पार्टिसिपेट किया। यार क्या कर रहे हो? 42 में से 25 लोग हैं अभी, 1 मिनट निकल गया। बाकी लोग क्या कर रहे हो? सो रहे हो? रिस्पॉन्ड करो जल्दी। सिंपल सा क्वेश्चन, आप क्या मार्क करते हो मुझे नहीं दिखता, मुझे बस ये दिख रहा है कि किस ऑप्शन में कितने लोगों ने मार्क किया। तो उसी चीज की लिबर्टी ले लो, फायदा उठा उस चीज का। मेरे को किसी का नाम लेके मैं डांट भी नहीं सकूंगा। कोई रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं होगा। स्टूडेंट्स फायदा उठा रहे हैं रिकॉर्डिंग का, क्लासेस में बीच में निकल जाते हैं। अल्ताफ, विनर को प्राइज मिलेगा कि मैं उसको अलग से आधा घंटा बैठाकर उसके डाउट्स क्लियर करूंगा जूम पे? आनंद सर कुमार पता कैसे चलेगा कौन विनर है? सही पॉइंट। चलो मैं लाइक इसके लिए तो कबूत ही करवाना पड़ेगा। चलो आज पहले पोल पे कर लेते हैं, फिर कबूत पे कर लेंगे, ठीक है? तो गाइस यहीं पे एंड कर रहा हूं यार, 2 मिनट का टाइम निकल गया। अभी भी देखो 42 में से 32 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। अभी लास्ट में जो लोग कर रहे हैं मेरे ख्याल से वो इंटरनेट पे सर्च कर रहे होंगे, क्योंकि इतना मुश्किल चीज तो था नहीं। रिजल्ट देखो अब क्या स्क्रीन पे आ रहा होगा। अभी 26 लोगों ने ऑप्शन ए मार्क किया है, 81% लोगों ने, एक ने ऑप्शन बी, 3 ने ऑप्शन सी और 2 ने ऑप्शन डी मार्क किया है, ठीक है? अब इसको अगर थोड़ा सा डिस्कशन करें, पहला टर्म और लास्ट टर्म अगर सेम है, पहला टर्म, ठीक है, और एपी में मान लो लाइक नंबर ऑफ टर्म्स तो नहीं दिया हुआ है, तो हम कितना भी लेकर चल सकते हैं। मान लो कि इतना ही टर्म थे, तो अगर पहला टर्म और लास्ट टर्म सेम है तो ऑब्वियस सी बात है इसकी बीच वाले टर्म्स को भी सेम होना पड़ेगा। यस और नो? खुद सोचो थोड़ा सा कि अगर टर्म्स बढ़ते जाएंगे, अगर मतलब कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव हुआ, थिंक थोड़ा सा सोचो आप। मान लो कि ऑप्शन बी लेते हैं 1, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाता है a+1, ये बन जाता है a+2, ये बन जाता है a+3। तो क्या ये a आ सकता था? नहीं आ सकता था, ठीक है? मान लीजिए किसी ने ऑप्शन सी मार्क किया, तो आपको ये सोचना था यार कि अगर पहला टर्म a है तो उसका अगला टर्म a-1, उसका अगला टर्म a-2, उसका अगला टर्म a-3, तो क्या फिर अगला टर्म a आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, तो ये हट गया। फिर आता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कॉमन डिफरेंस अगर इनफाइनाइट है तो वो एपी कैसे होगा? राइट, दैट डजंट मेक अ सेंस। एपी का डेफिनेशन होता है कि किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो अगर आप एलिमिनेशन के कॉन्सेप्ट से भी चलते तो आपके पास बचता ऑप्शन ए, एंड अगर आप ऑप्शन ए से शुरुआत करते, कॉमन डिफरेंस अगर 0 है तो फिर वो टर्म कभी भी चेंज नहीं होगा ना, चाहे आप पहला टर्म उठाओ, दूसरा टर्म उठाओ या लास्ट टर्म उठाओ, कोई भी टर्म उठाओगे सारे के सारे टर्म सेम रहेंगे। तो इसीलिए उस केस में उसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा? कॉमन डिफरेंस 0 होगा, ठीक है? सिद्धांत अगेन दैट विल बी अनडिफाइंड। जीरो के ही ज्यादा पास होगा वैसे। ठीक है गाइस, तो द आंसर इज दिस,
देखते हैं और आगे क्वेश्चन है क्या। सिंपल सा रीजन देखो, the first and last term of an AP can be equal only when all the terms of the AP are same. yes or no? पहला टर्म और आखिरी टर्म तभी इक्वल हो सकते हैं जब सारे के सारे टर्म्स AP के इक्वल हो। तो इस केस में जो कॉमन डिफरेंस होगा इट मस्ट बी 0। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इसका पोल। यस आनंद, 30 सेकंड निकल चुके हैं, 2 लोगों ने पार्ट लिया अभी तक। अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो गाइस। एक मिनट निकल गया, 43%, 46% हो गए हैं, 50% क्रॉस हुआ है फाइनली। 1 मिनट लग रहा है आप लोगों को जो आपने 10th में पढ़ा हुआ है। चैट में आंसर देने की जरूरत, चलो ठीक है, इंप्रेशन बनाने वाला बात होता है ये कि सर देखिए हमने ये मार्क किया है। अंजन, शिवम और दिव्या तीनों के आंसर सेम है। सर बेइज्जती मत कीजिए। सर इंप्रेशन के लिए नहीं किए थे। पता है यार। दिखाने के लिए कि हाँ भाई मैंने ये सर ये मार्क किया है। चलो एंड करता हूं यहाँ पे। 1 मिनट 45 सेकेंड हो गए, 78% लोगों ने पार्ट लिया। ठीक है, हैव अ लुक। उस 78 में से सॉरी उस 30 कितने थे, 32 में से 20 लोगों ने ऑप्शन ए मार्क किया, राइट। मेजोरिटी का ऑप्शन ए कहना है, तो बाकी पे हम अभी चलेंगे नहीं, देख लेते हैं ऑप्शन ए सही है या गलत है। So guys, now for a number series to form an AP, देखो ऑप्शंस तो हम बाद में देखते हैं ना, पहले तो हमको ये देखना होगा कि स्टेटमेंट 1 ट्रू है नहीं या नहीं, स्टेटमेंट 2 ट्रू है या नहीं। ठीक है, for a number series to form an AP, the difference between its consecutive terms must be equal. तो this is true यार, ये तो हमसे ही AP का डेफिनेशन हमें बता रहा है जो हमने 10th में कर रखा है, राइट। तो ये तो अपना ट्रू हो गया। नेक्स्ट, द फर्स्ट 4 ऑड प्राइम नंबर्स फॉर्म्स एन AP। तो कोई बताएगा मेरे को पहले 4 प्राइम नंबर्स कौन से हैं? यस पहले सर। 4 ऑड प्राइम नंबर्स बताओ। सर 3, 5, 7, 11। एग्जैक्टली, 3, 5, 7 एंड 11। अब यहाँ पे जब हम इनका कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करने बैठेंगे तो यहाँ पे तो कॉमन डिफरेंस आया +2, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आया +2। तो लोग सोचेंगे कि भाई साहब +2 आ गया, आगे भी +2 आएगा, लेकिन वही पे इन्होंने खेला, ये कितना बन गया +4। अब क्योंकि ये कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो हमारा स्टेटमेंट 2 क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये कर लिया तो उसके बाद ऑप्शन मार्क करना विल नॉट बी डिफिकल्ट। ऑप्शन ए कह रहा है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, विच इज करेक्ट, बिकॉज यही हमारा भी एनालिसिस निकल कर आया है। ठीक है, रोशन 2 प्राइम है, 2 इज प्राइम बट इट इज ऑल्सो इवन। और नहीं है सर, यहाँ पे देखो ऑड लिखा हुआ था, द फर्स्ट 4 ऑड प्राइम नंबर्स। अटेंशन टू डिटेल दे रहा हूं, एडवांस लेवल, टेंशन मत लो। बैकग्राउंड में खुला हुआ है जेई वाला बुक, वहां से जब मन तब क्वेश्चन उठा के दे सकता हूं। ठीक है,
चलो ये हो गया खत्म, ये 10th में यूज करता हूं मैं। आ जाओ अगले वाले पे, यहाँ पे भी आपका रिवीजन हो जाएगा, मेरा काम खत्म हो जाना है फिर एपी का, फिर मैं सीधे क्वेश्चंस लाऊंगा अच्छे वाले। ओके, तो आई एम रीलॉन्चिंग द पोल। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए जल्दी से मार्क कर लो सब कोई, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए जल्दी से मार्क करो, हरी अप। 30 सेकंड के अंदर मैंने पोल एंड कर देना भाई इधर, तो इसके लिए 30 सेकंड में पोल एंड करना है। ये 15 सेकंड हो गए, 20 सेकंड हो गए, 25 सेकंड हो गए, और ये एंड। देखो 30 सेकंड भी बहुत था ना इस क्वेश्चन के लिए, तो एक बार रिजल्ट्स चेक कर लो। क्या दिख रहा है आपको? 18, 5, 23, 24, 28, 28 लोगों ने पोल में पार्टिसिपेट लिया है, उसमें से 18 लोगों ने सही आंसर दिया है सिर्फ। दैट इज अ शेम। 40 स्टूडेंट है यहाँ पे, 40 में से 28 लोग थे, तो 12 लोगों ने तो 30 सेकंड के अंदर भी मार्क नहीं किया, और बाकी 28 में से भी सिर्फ 18 लोगों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क किया। दैट इज रियली अ शेमफुल थिंग। 4th टर्म ऑफ एन एपी यार, सोचो जिसने 4 मार्क किया वो तो अलग लेवल पे भाई, अलग लेवल पे। आप आईआईटी वाईटी नहीं, आप एमआईटी जाओगे, ठीक है, और 4D मार्क किया, 4 लोग हैं जिन्होंने 4D मार्क किया। आपके लिए तो नया, मतलब पूरे देश को मिलाकर एक नया इंस्टीट्यूशन बनाना पड़ेगा। 30 seconds was too much for this question. Launching the poll for next question. Hurry up. Next question के लिए poll. The first 10 natural numbers form an arithmetic progression. True or false? सर ये तो ट्रू फॉल्स है, तो कौन सा ऑप्शन ट्रू के लिए कौन सा फॉल्स के लिए? Option A true, option B false. Option A true, option B false. किसी ने option D मार्क किया है? चलिए 35 36 सेकंड्स हो गए हैं, पोल को एंड कर रहा हूं। आप देख सकते हो यहाँ पे रिजल्ट देखो, 35 लोगों ने पोल में पार्टिसिपेट किया है, उसमें से 28 लोगों का ऑप्शन ए कहना है, राइट? 28 लोगों का ऑप्शन ए, 82%। चलो अब पोल लॉन्च कर रहे हैं अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, ए और बी में से ही मार्क करना। एंड एपी कैन नॉट हैव नेगेटिव टर्म्स। यार ये कौन ऑप्शन डी मार्क कर रहा है यार? हिम्मत है तो अपना नाम बताओ थोड़ा सा, निकालता हूं क्लास से। कौन है ऑप्शन डी वाला? चलो हरी अप 5 सेकंड बचे बस। डन, 30 सेकेंड्स। इसमें मेरे को अच्छा लगा, एक है कोई नालायक जिसने ऑप्शन डी मार्क किया है, नाम बताएगा नहीं वो। गाइस देख सकते हो आप, 35 लोगों ने पोल में पार्टिसिपेट किया, हाईएस्ट टिल नाउ, जिसमें से 32 लोगों ने ऑप्शन बी मार्क किया, जिनका कहना है कि एन एपी कैन नॉट हैव नेगेटिव टर्म, ठीक है। और 2 लोग हैं जिनका कहना है दिस, ऑप्शन डी वाला, ऑप्शन डी उसको कहां दिखाई दे रहा है भाई, चश्मा वश्मा पहनना पड़ेगा। तो विल हैव द डिस्कशन। हाँ पहले एक बार पोल खत्म कर लेते हैं। रीलॉन्च कर रहा हूं पोल नाउ फॉर क्वेश्चन नंबर 4। हरी अप, 30 seconds, more than enough है यार। The common difference in an AP consisting of consecutive odd terms is what? B. 25 सेकंड हो गए, 5 सेकंड बचे हुए। वेरी गुड अंजन। चलो 5 सेकंड एक्स्ट्रा दे रहा हूं, 40 सेकंड होने वाले हैं, और एक खत्म। चलो रिजल्ट देखो,
28, 31, 37 लोगों ने पोल में पार्टिसिपेट किया और यहाँ पे बहुत मिक्स्ड है। 37 में से 22 लोग, 59% लोगों का कहना है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर। तो 59% लोगों का आंसर सही है, बाकी लोगों ने गलत मार्क किया। लास्ट क्वेश्चन कमिंग अप। पोल रिलॉन्च हो रहा है, सिर्फ ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी मार्क करना है, ठीक है। द फॉलोइंग सीक्वेंस इज इन एपी, ट्रू और फॉल्स। अभिनव म्यूट करो, बैकग्राउंड से आवाज आ रही है, आप शायद ऑप्शन बोल रहे हो कि ये होगा वो होगा, वो भी सुनाई दे रहा है। इसमें मैं 1 मिनट तक का टाइम दे रहा हूं, ठीक है। अगेन मोर देन एनफ टाइम है। 10 सेकंड बचे हुए हैं, 50 सेकंड हो गए। और ये पोल एंड करना। चलिए देखो यहाँ पे कैसा टक्कर हो रहा है। 29 लोगों ने पोल में पार्टिसिपेट किया, एक ऑप्शन सी मार्क किया, महान व्यक्ति होगा कोई। बचे 28 लोग, 28 में से 14 लोगों ने ऑप्शन ए मार्क किया है और 14 लोगों ने ऑप्शन बी मार्क किया है। तो ये जो एक बंदा है जिसने ऑप्शन सी मार्क किया है, अगर ये ए या बी मार्क करता तो मेजोरिटी वहां निकल जाना था, ठीक है। तो चलो यार अब डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक। अच्छा, डिस्कशन करने से पहले एक बार कॉन्सेप्ट्स क्या क्या थे वो उस पे आ जाते हैं। इवन दो आपको पता है बहुत लोगों को, बट वो डिस्कशन करने से पहले एक बार फॉर्मूलाज वगैरह क्या है ये देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, 2-3 चीजें, हाँ। एपी के अंदर हमको पढ़ना है nth टर्म वाला पार्ट, SN वाला पार्ट एंड अरिथमेटिक मीन वाला पार्ट, ठीक है। अब इफ आई टॉक अबाउट दिस विद रिस्पेक्ट टू लास्ट ईयर, तो ये जो है ये क्लास 10th वाला पार्ट है, एग्जैक्टली सेम, ठीक है। ये भी कुछ लोगों ने हल्का फुल्का पढ़ा होगा, बट दिस इज एंटायरली न्यू, राइट। नेक्स्ट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल nth टर्म क्या होता है यार? nth टर्म एक एपी का कोई भी टर्म निकालने के लिए हम यूज करते हैं, राइट, जिसको हम an से रिप्रेजेंट करते हैं। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। जहां पे a हमारा फर्स्ट टर्म होता है, n हमारा कॉमन नंबर ऑफ टर्म, कौन सा वाला टर्म निकालना चाहते हैं, और d हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। तो a यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, d यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया, और n हमारा नंबर ऑफ टर्म्स हो गया, ठीक है। a हमारा फर्स्ट टर्म, d हमारा कॉमन डिफरेंस, n हमारा नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये आपको एक्चुअली में क्या हेल्प करता है गाइस? ये मान लो एक गिवन एपी है, जैसे मैंने बोला कि फॉर अ गिवन एपी, फॉर अ गिवन एपी मान लेते कि an जो है दैट इज an, मतलब a इंटू n नहीं लिखा हुआ है, छोटू n है, तो 6 प्लस 7n है, ठीक है। 6 प्लस 7n, और यहां पे मैं आपको पूछ रहा हूं कि बताइए इसमें पहला टर्म क्या होगा, पांचवा टर्म क्या होगा, 100th टर्म क्या होगा। तो अब ये nth टर्म का एक्सप्रेशन आपको किसी भी पर्टिकुलर टर्म की वैल्यू बताने में हेल्प करता है, राइट। सो a1 क्या हो जाएगा, उस हिसाब से n की वैल्यू को हम 1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 6 प्लस 7 13,
A5 क्या हो जाएगा 6 plus 7 into 5, 7 into 5 will be 35, 35 plus 6 will be 41, and A100, so that will be 7 into 100 plus 6, 706, right? So this is the benefit of knowing the expression of nth term. Derivation जो था, अगर आपको याद होगा थोड़ा सा डेरिवेशन, तो डेरिवेशन ऐसा रहता था कि पहला टर्म है a, अगला टर्म होता है a प्लस डी, उसका अगला टर्म होता है a प्लस 2d, उसका अगला टर्म होता है a प्लस 3d। तो यहां पे बेसिकली आपको ये बताया गया कि देखो ये पहला टर्म है और कोई भी d प्रेजेंट नहीं है, ये दूसरा टर्म है और यहां पे एक d प्रेजेंट है, ये तीसरा टर्म है और यहाँ पे 2d प्रेजेंट है, ये चौथा टर्म है और यहाँ पे 3d प्रेजेंट है। तो मतलब जिस भी टर्म पे जा रहे हैं, जौन सा वाला टर्म पे जा रहे हैं, उससे एक कम d प्रेजेंट है। तो अगर इसी तरीके से हम अगर nth टर्म पे जाएंगे, इसी तरीके से हम अगर nth टर्म पे जाएंगे तो a आएगा और n से एक कम मतलब n-1 इंटू डी, इतने डीज वहां पे प्रेजेंट होंगे। तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो जाता है an का, an मतलब nth टर्म ऑफ द AP, ठीक है। तो यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, कोई परेशानी नहीं हुई होगी, ठीक है। तो सिंपल सा nth टर्म के एक्सप्रेशन के ऊपर ये अपना एक्सप्रेशन है, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी अभी देखेंगे, बट उससे पहले एक बार दोबारा चलते हैं ये क्विज वाले पार्ट पे और इसका एक क्विकली डिस्कशन कर लेते हैं, 5 मिनट में खत्म करते हैं इसको। सो फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी, अब यहां पे आपको ऑलरेडी बता दिया कि an हो गया हमारा a प्लस n-1 इंटू डी। तो फोर्थ टर्म का मतलब हुआ a4 निकालना, तो n की वैल्यू आप 4 पुट करोगे तो a प्लस 4-1 3d, तो इसीलिए ऑप्शन बी आंसर हो गया। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, मतलब 1 2 3 4 ऐसे करते करते कहां तक 9 10, ये पहले 10 नेचुरल नंबर हो गए, ठीक है। अब इनके बीच का किसी भी दो टर्म्स के बीच का अगर आप कॉमन डिफरेंस देखोगे तो किसी भी दो टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये एपी है, दैट इज व्हाई इसका आंसर था ट्रू। नेक्स्ट, एंड एपी कैन नॉट हैव नेगेटिव टर्म्स, फॉल्स। ये तो आप मतलब कि सुनने के साथ ही इसका आंसर आना चाहिए था, राइट। बिकॉज मान लो डिक्रीजिंग एपी है, एपी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, जैसे कि 50 था, फिर 40 हुआ, फिर 30 था, 20 है। अगर इसी को आगे बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव टर्म्स आना शुरू हो जाएंगे ना। तो जहां पे भी कॉमन डिफरेंस हो सकता है कि स्टार्टिंग के टर्म्स ही नेगेटिव हो, या फिर हो सकता है कि कॉमन डिफरेंस नेगेटिव हो। स्टार्टिंग के टर्म्स नेगेटिव होंगे तब तो वो नेगेटिव टर्म रह गया, या फिर अगर कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है और वो आप आगे बढ़ाते चलोगे तो डेफिनेटली नेगेटिव वैल्यूज आनी ही आनी है, राइट। तो इसीलिए एन एपी कैन नॉट हैव नेगेटिव टर्म्स, द आंसर इज फॉल्स। ओके गाइस, फिर आते हैं फोर्थ पे एंड फिफ्थ पे। फिफ्थ वाले पे लोगों की गड़बड़ी हुई है, और वो गड़बड़ी सिर्फ और सिर्फ बचपन में ठीक से एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करने के कारण हुई है। Question number 4, the common difference in an AP consisting of consecutive odd prime numbers। अब इसमें क्या है, आप कोई भी consecutive odd prime numbers को पिक कर सकते हो। मान लो आपने 3 शुरू किया, 3 5 7 9 एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पे सारे कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, किसी भी दो के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करोगे ना तो वो आएगा 2, ठीक है, ये आएगा 2। 4 का ए कैसे होगा आनंद? एंड लास्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5। तो भाई साहब 5 में आप अगर माइनस करोगे ना, तो कहने के लिए आपको
सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म जब करोगे तो 8.6 माइनस ऑफ माइनस 17.9, क्योंकि पहला टर्म नेगेटिव है यार, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना। अब 17 प्लस 8 कितना हो गया? 25। 0.6 प्लस 0.9 हो गया 1.5, तो 25 प्लस 1.5 हो गया 26.5, ठीक है। अब जब हम थर्ड टर्म 35.1 माइनस 8.6 करोगे, यहां पे कैलकुलेट करो, 11 माइनस 6 5 पॉइंट आएगा, ये बन गया 14। 14 माइनस 8 आया 6 और ये 2, 26.5 आया। यहां पे भी देखो 26.5 आ रहा है, ठीक है। हर जगह 26.5 आ रहा है, इसलिए आंसर है ट्रू। आधे लोगों ने यहाँ पे फॉल्स मार्क किया था, गलत। सर वीडियो पॉज हो गया है, ऑडियो भी। गाइस इंटरनेट चला गया, फोन से कनेक्ट किया हूँ, सॉरी फॉर द डिले। लेट्स क्विकली कम टू द क्वेश्चंस। तो मैं कह रहा था कि चलो कुछ अपनी बचपन की ताज़े यादा कर लो और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। 10th की एनसीईआरटी खोल दूं क्या? आसान क्वेश्चन से शुरू करते हैं। थर्ड टर्म इज 15, सेवेंथ टर्म इज 35। फाइंड A, D एंड A10। A निकालिए, D निकालिए, A10 निकालिए, फटाफट, हरी अप। एक ही मैसेज करेगा एक स्टूडेंट, तीनों चीजें लिख देना कॉमा कॉमा देकर।
वेरी गुड वेरी गुड। अभी तक जितने लोगों ने आंसर किया ना सब सही किया। नदीम, रोशन, निधि, आदर्श। रोशन आपने फटाफट 10th टर्म तो कैलकुलेट कर लिया, ए और डी बताओ। निधि, आदर्श, अंजन, अल्ताफ, आनंद, तान्या, शिवम, रिवांश, शुभम। रिवांश गलत किया यार, बाकी सबका सही है अभी तक। हरी अप गाइस, दिस इज योर चाइल्डहुड मेमोरीज। मार्च में एग्जाम दिया था आप लोगों ने। या गुलमेशर करेक्ट, सिद्धांत सही है। सर मैसेज ही नहीं जा रहा है। मैसेज नहीं जा रहा तो अनाउंसमेंट तो करना नहीं, या तो ग्रुप पे मैसेज कर दो। चाइल्डहुड चल रहा है, चाइल्डहुड का मतलब क्या हिसाब से कह रहा था। आद्या लास्ट वाला गलत है। चलो तो लेट्स हैव अ सॉल्यूशन करते गाइस, ज्यादा लंबा टॉपिक तो था नहीं है क्वेश्चन, सॉरी। तो थर्ड टर्म को हम A3 लिखेंगे, A3 इज 15 राइट। A3 nth टर्म के हिसाब से कितना हो जाएगा, A प्लस 2D हो जाएगा। तो A प्लस 2D का वैल्यू है 15, ठीक है। फिर आता है सेवेंथ टर्म, सेवेंथ टर्म का वैल्यू दिया हुआ है 35। कितना हो गया ये, A प्लस सातवां टर्म है तो A प्लस 6D, A प्लस 6D का वैल्यू है 35 राइट। ऊपर 15 नीचे 35। इसको माना इक्वेशन 1, इसको माना इक्वेशन 2। फिर जब हम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे तो ये कितना हो गया, 4D इज इक्वल टू 20। D का वैल्यू आ गया 5। D का वैल्यू 5 जब निकल गया, फिर आप चाहते तो इक्वेशन 1 में पुट करो या इक्वेशन 2 में पुट करो और आपको A मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर मान लो इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो भी और 2 में पुट करोगे तो भी वैल्यू तो सेम ही आना है। A का वैल्यू 5 आ गया वहां से, ठीक है। फिर आता है 10th टर्म निकालना था, तो A10 निकालना है। A10 हमारा क्या कहते हैं, A प्लस 9D होगा। A का वैल्यू भी 5 है, D का वैल्यू भी 5 है, तो 9 इंटू 5 45, 45 प्लस 5 50। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। हो सकता काश, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है गाइस। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। Which will be the first negative term? अच्छा नहीं, आपने ए नहीं लिखा था ना, तो मुझे लगा कि आपने पहले देखा कि डी निकालकर हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अच्छा गाइस, एक छोटी सी चीज है, देखो रोशन में क्या चीज मीन कर रहा था। एक छोटा सा चीज है जिससे ना आप मान लो अगर ए नहीं निकालना होता तो हम डायरेक्टली 10th टर्म निकाल सकते हैं। हाँ, डायरेक्टली 10th टर्म निकाल सकते हैं, बहुतों को पता होगा वैसे। A3 से हम आए A7 पे, A3 से हम आए A7 पे, कितना टर्म्स में इंक्रीज आया, मतलब 15 से वो हो गया 35 हो गया ना, तो मतलब 20 का इंक्रीज हुआ। तो देखो 4 टर्म पे जब यहां में आप डायरेक्टली कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो, ठीक है। एक्चुअल इंक्रीज आया 20 का। अब आपको पता है कि यहां पे भी ए आएगा, यहां पे भी ए आएगा, तो जो इंक्रीज आया है वो डी के कारण आया है, ठीक है। जो इंक्रीज आया है वो डी के कारण आया है। तो ऊपर
और नीचे वाले का डी में कितना अंतर है, 4D का अंतर है, ठीक है। तो एक्चुअल इंक्रीज हुआ है 20 का, और मतलब डी के रेस्पेक्ट में बात करें तो 4D का इंक्रीज हुआ है। तो अब आपको सिंपली क्या सोचना था, 4D का वैल्यू, 4D का इंक्रीज हुआ 20 के कारण, तो डी का वैल्यू वहां से निकल आया 5, ठीक है। अब हमको बढ़ना था A7 से, मान लो हमको जाना है A10 पे, तो अब कितना टर्म्स का इंक्रीज है, 3 टर्म आगे निकल गया, मतलब 3D और ऐड हो जाएगा। तो 3D ऐड हो जाएगा, मतलब अब नंबर ऑफ एक्चुअल वैल्यू में कितना इंक्रीज होना चाहिए, एक्चुअल वैल्यू में 3D, 3 into 5, 15 का इंक्रीज होना चाहिए। तो अगर ये 35 है तो फिर इसको कितना होना चाहिए था उस हिसाब से, 35 + 15, ये हो जाएगा 50, ठीक है। तो बिना ए की वैल्यू कैलकुलेट किए हुए भी हम 10th टर्म निकाल सकते हैं। अगर हमको कोई भी 2 टर्म दिया गया है तो सिंपली डी का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं और उतना डी बढ़ा देंगे अगले वाले टर्म में, ठीक है। इज दिस क्लियर गाइस, या फिर कुछ बार रिपीट करना है? अच्छा, लोगों के आंसर्स आ गए पिछले क्वेश्चन के। तो मेरा क्वेश्चन था 64, 61, 58 ऐसे अगर चलेगा तो विच विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म? का दबा देना का Which will be the first negative term? So I can see लोगों के आंसर्स आ रहे हैं। तान्या गलत है, अभिनव गलत है, गौरव कुमार, रोशन, आनंद, आपके आंसर सही है। देखो इसमें लॉजिक क्या रहता है, अगेन इट्स अ क्वेश्चन फ्रॉम योर एनसीईआरटी ओनली। 64, 61, 58, उसके आगे आएगा 55। अब चाहते हो तो मतलब वेले बैठे हुए तो फिर इसको आगे करते करते निकाल सकते हैं, लेकिन what is the method? Method is that this is the first term, right? To find the first negative value, कहने के लिए हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं an less than 0 चाहते हैं ना। अब तो इनइक्वालिटी के साथ डील कर ही सकते हो, हम चाहते हैं an हमारा less than 0 आए। तो अब यहाँ पे an मतलब a plus n minus 1 into d, and d का वैल्यू है -3। this we want to be less than 0, then 64 minus 3n plus 3 will be less than 0, -3n को उधर भेज दिया, +3n बन जाएगा, 64 + 3 67 हो जाएगा। तो 67 less than 3n, और यहां से n की वैल्यू आ जाएगी 67/3। कितना आ गया ये, अप्रोक्सीमेटली 22.67/3 की वैल्यू लिख रहा हूं, 22.33, ठीक है। मतलब कि 23वां टर्म जो होगा, इससे क्या पता चला अपने को, जो ठीक 22 और 23 के बीच में, 22वां टर्म और 23वें टर्म के बीच में 0 आ रहा है, राइट। इसका मतलब हुआ कि दिस मीन्स 0 is coming between 22nd term and 23rd term. So therefore 23rd term will be the first negative term. Okay, it will be the first negative term. वैल्यू कैलकुलेट भी कर ही लेते हैं, A23, तो our A is 64, n minus 1, तो 23 minus 1 हो गया 22, and 22 into D is -3, so 64 minus 66 कितना आ गया, -2 आ गया, ठीक है।
अल्ताफ 22nd टर्म नहीं, 23rd टर्म। अनमोल आपने तो इनइक्वालिटी गलत सॉल्व की है। दिव्या गलत है, 64 कैसे लिखे हो और क्या लिखे हो बेसिकली? एनोटेशंस क्या सिद्धांत, ऑन करना है क्या? अच्छा ऑफ करना है। हाँ सो अच्छा, एक इसमें ना एक और क्वेश्चन आता है, जानते हो? इसी के ऊपर, सेम डेटा के ऊपर, आई थिंक किसी एग्जाम का ही मैंने देखा हुआ है, विच इज द फर्स्ट और विच इज द टर्म with the lowest absolute value, ठीक है, which is the term with the lowest absolute value or the numerically ये सॉरी absolute value, ये क्वेश्चन सेम डेटा पे, इसका मतलब क्या होगा बताओ कोई? थिंक गाइस, इसके लिए कुछ अलग सॉल्व नहीं करना, सारा सॉल्व किया यहीं पे। क्वेश्चन पूछा जा रहा है विच इज द टर्म विद द लोएस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू। विच इज द टर्म, नो अल्ताफ। आदर्श सही है, रोशन गलत, निधि सही है। आप कौन सा वाला टर्म होगा, आप ये बताओ कौन सा वाला टर्म होगा? आकाश वेरी गुड यार, सही है। अभिनव गलत, आनंद कुमार गलत, गौरव वेरी गुड सही है, आनंद राज, शिवांशु सही है। गाइस एवरीवन ट्राई टू पार्टिसिपेट यार। विच इज द टर्म विद द लोएस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू, कौन सा वाला टर्म होगा जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू सबसे कम होगी? एब्सोल्यूट वैल्यू, ट्राई टू थिंक क्या होता था मॉडुलस में? आप क्या कैलकुलेट करते थे? आप एक्चुअली में एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करते हो ना? नीतीश, नदीम सही है, अल्ताफ इट्स करेक्ट नाउ, अनमोल प्रिया गलत, सिद्धांत सही है, आपने वैल्यू बताया टर्म का। रोशन स्टिल इट्स रॉन्ग, त्रिपुरारी गलत, दिव्या रॉन्ग। चलो डिस्कशन करते हैं इस पे, ठीक है? क्या होता है एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या है ना, एक तरीके से एक तो ये कह सकते हो एब्सोल्यूट वैल्यू इज नथिंग बट मॉडुलस, इस तरीके से सोच सकते हो, मैंने मॉडुलस का डेफिनेशन बताया हुआ था जो। या फिर दूसरी अप्रोच ये हो सकती थी, या दूसरा जो बात रहता है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू इज एक्चुअली नथिंग बट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम 0, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम 0, ओके?
तो जैसे कि हमने देखा अभी सॉल्व जब किया हमने कि 22nd टर्म और 23rd टर्म के बीच में 0 आ रहा था। 22nd टर्म और 23rd टर्म के बीच में 0 आ रहा था, राइट। तो उस एपी में अगर हम 22nd टर्म की वैल्यू बताए तो वो आ रहा है 2, नहीं वो कितना है 64 माइनस 63, राइट 1। 23rd टर्म इसकी वैल्यू आ रही है -2, ठीक है। अब अगर आप मॉड्यूलस कैलकुलेट करोगे ना तो ऊपर वाले का मॉड्यूलस, यहां पे एब्सोल्यूट वैल्यू कितना है, यहां पे एब्सोल्यूट वैल्यू है 1 और यहां पे एब्सोल्यूट वैल्यू है कितना, यहां पे एब्सोल्यूट वैल्यू है 2, ठीक है। तो छोटा कहां पे भी मिला आपको, छोटा वैल्यू यहां पे मिला ना 22nd टर्म में। तो देयरफॉर A22 has the lowest absolute value, right? तो जिसने भी मॉडुलस का डेफिनेशन खाली याद रखा होगा वो इसको इजीली सॉल्व कर चुका होगा, ओके। एब्सोल्यूट वैल्यू एक्चुअली में क्या होता है, प्लस माइनस नहीं देखते, माइनस है तो हटा दो, ठीक है। इट्स लाइक दैट, माइनस है तो सीधा माइनस हटा दो। Yes, Siddhant. Absolute value describes the distance of a number on the number line from 0 without considering which direction from 0 the number lies. मतलब एक पॉइंट का 0 से डिस्टेंस देखा जाता है नंबर लाइन के ऊपर। अब जब डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस नेगेटिव तो होता नहीं है, राइट। अब वो पॉइंट लेफ्ट में या राइट में कितना पास है वो उसी से आपको पता चलेगा क्लोजनेस क्या है, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा है या कम है, ठीक है। तो 12 बज गए हैं एग्जैक्टली। अब आप लोगों को मैंने कुछ छोटा मोटा होमवर्क दे देता हूं। हमारी अगली क्लास सैटरडे को है। होमवर्क कंप्लीट all the questions of AN, NH term वाले questions and SN वाले questions of AP from NCERT and अवंतीज मॉड्यूल में आपको लिंक भेज दूंगा अभी, मतलब भेज दूंगा ग्रुप पे, ठीक है। ठीक है गाइस, नीतीश एक बार जूम अपडेट कर लो, हो सकता है इसी के कारण इशू हो रहा हो। आनंद कुमार हैंड रेस किया, कुछ पूछना है सर? एपी के डिफिनीशन के पहले जो बताए हैं ना वो थोड़ा सा शॉर्ट में बता दीजिए, मेरा उस टाइम नेटवर्क नहीं था। तो एपी के डेफिनेशन के पहले मैंने और कुछ ये बस बोला कि कॉम्प्लेक्स नंबर अलजेब्रा पार्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, प्रोग्रेशन सीरीज, बाइनोमियल एंड पीएमसी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ये पार्ट आता है कहीं ना कहीं 11th में, जिसमें से कि अभी हम कॉम्प्लेक्स नंबर बाद में करेंगे क्योंकि वो ज्यादा मुश्किल है और उसका कोई यूज नहीं होता पूरे मतलब इस चैप्टर में। तो अभी के लिए हम उसको कंप्लीटली इग्नोर करेंगे। तो मेरा टारगेट होगा बाकी टॉपिक्स को पहले खत्म करना, जिसमें से क्वाड्रेटिक अच्छा खासा आपने 10th में पढ़ा हुआ है, प्रोग्रेशन में एपी वाला पार्ट है जो आपने अच्छा खासा पढ़ा हुआ है। तो ये चीजों को हम क्वाड्रेटिक और एपी को पहले खत्म करेंगे, फिर बाइनोमियल थ्योरम और पीएनसी पे चलेंगे, ठीक है। इसके अलावा मैंने बोला कि कल के डीएसएस में, जो कल का ऑफलाइन डीएसएस होगा, उसमें ट्रिगोनोमेट्री के टीपीपी वगैरह के जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस होंगे। तो आप लोग वो ही डाउट्स लेकर आइएगा, कोई टॉपिक को पढ़ाने के लिए मना करूंगा सर। इसके बाद हमने बस डेफिनेशन देखा था कि भाई साहब डेफिनेशन क्या होता है, और ये 4 क्वेश्चन दिए थे और पूछा था कि इसमें से कौन सा एपी होता है। तो लोगों ने आंसर किए थे, उसके बाद पोल किया था हमने और लास्ट में मैंने यहाँ पे डिस्कशन किया। ओके सर, इसके बाद से हम थे। अल्ताफ देखो, मैं आपको प्रॉपर मतलब कि
देखकर ग्रुप पे आई इन्फॉर्म द एक्सरसाइजेस, आई इन्फॉर्म द एक्सरसाइजेस इन द ग्रुप। एक बार मैं भी देख लूंगा अभी। आई इन्फॉर्म द एक्सरसाइजेस ऑन द ग्रुप। ओके, एग्जैक्टली आपको कौन सा सॉल्व करना है। मीनवाइल आज तो आप सबका टारगेट होना चाहिए ट्रिव्यू क्वेश्चंस जो बचे वो खत्म करना कल के लिए, ठीक है। तो यहीं पे सेशन को एंड करते हैं गाइस, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन। बाय बाय। कुछ पूछना है किसी को तो पूछ सकते हो, वरना मैं सेशन एंड करता हूं। जय हिंद, जय हिंद। तो सबके बाय ही आ रहे हैं, तो बाय बोलकर मैं भी सेशन को एंड करता हूं। धन्यवाद सर। वेलकम।